बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आप लोग पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत बच्चों हम लोग आज जो है पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। आपका इस लेक्चर में स्वागत है बच्चों। आपने जो स्टडी में हम देख रहे थे कि अलाउड और डिसअलाउड क्या होते हैं बिजनेस साइड में, तो डेप्रिसिएशन भी हमने देख लिया था पहले। अब इसको हम जो है सेक्शंस के थ्रू थोड़ा सा आपको याद करने में भी आसानी होगी। मैं वापस इसका एक तरह से रिवीजन की तरह से है कि कौन कौन से खर्चे कैसे इसमें अलाउड होते हैं। मैंने आपको इनके कुछ लॉजिक्स बताए थे बच्चों, उनको तो आप बराबर याद रखेंगे कि किन लॉजिक्स के बेस पर जो है इनको अलाउड और डिसअलाउड किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि वो बिजनेस के लिए आवश्यक है। देखिएगा हर खर्चे में आपको जो नजर आएगा और कुछ लॉ का इनपुट भी मिलेगा डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस इनमें, तो इनको एक तरह से टोटल पूरा चैप्टर जो है ढंग से एक बार वापस से आप देख रहे हैं कि कैसे होगा। जैसे रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, रिपेयर्स है, जो कैपिटल नेचर के वो तो अलाउड होते ही नहीं, आपको पता ही है। बाकी जो रेवेन्यू नेचर के हैं उनको, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में डिफरेंस ये होता है, रेवेन्यू नेचर के आप डेली रूटीन में छोटे मोटे खर्चे करते हैं और कैपिटल एक साथ करते हैं। आपने रिपेयर कराई तो पूरी की पूरी करा दी, बिल्डिंग ही चेंज कर दी तो वो हो गया ना, टाइल्स लगवा दी, तो ऐसा कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं होगा। क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा आप अलाउड करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, आपका नील हो जाएगा और इस तरह से आप टैक्स से बच जाएंगे। तो इनकम टैक्स वाले ध्यान रखते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उनको कैपिटल नेचर का खर्चा तो आपको डालना नहीं है प्रॉफिट में। अब आपका जो प्रॉफिट बना हुआ है, पीएनएल अकाउंट जो बना हुआ है, जो आपने फाइनेंशियल अकाउंट में बनाया है, उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि खर्चे कौन कौन से अलाउड हैं। अगर डेबिट किए हुए तो ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं किए हुए तो आपको डेबिट करने हैं। तो रेंट, रेट एंड टैक्सेस क्या होंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपने किया उन पे वो अलाउड होगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल नेचर का। रिपेयर्स के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा, रिपेयर्स और रेंट, रेट, टैक्सेस हो गया। अब हम डेप्रिसिएशन पाइए। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, मशीनरी का, प्लांट और फर्नीचर का आपने किया है, ये नाउ हाउ पेटेंट्स का किया, कॉपीराइट्स का किया है, ट्रेडमार्क्स का किया है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजीज है, तो इन सब में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हर एक एसेट का ब्लॉक बनाएंगे उनके, और आपको ये देखना होगा कि जो एसेट एक्वायर की हो प्रीवियस ईयर में एक्वायर की हो, और साथ ही अगर उसमें 180 डेज लगते हैं तो 50% रेट जो है आपकी अप्लाई होगी। 180 डेज से कम अगर आपने संपत्ति यूज की है, भाई पहले साल में आपने खरीदी लेट आपने, तो जितना टाइम पीरियड होगा उसके हिसाब से होगी। अगर पूरे साल संपत्ति आपके पास रहती तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट ने इसने आईटी एक्ट में डिसाइड किया गया उसकी पूरी रेट से लगेगा, अदरवाइज 50% रेट से डेप्रिसिएशन इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन आपको देखना होगा। इसी तरह से बिल्डिंग मशीनरी, उन पे जो है आपके अगर परसेंटेज आपका डब्ल्यूडी मेथड पे ब्लॉक बना करके किया गया है, अगर आपके एसेट वापस से वही जो 180 डेज से कम है तो 50% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले बताया था, वापस रिपीटेशन है ये कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नए प्लांट या मशीनरी पे जो कि शिप्स, एयरक्राफ्ट और ऑफिस अप्लायंसेस के अलावा होगा, तो उन पर जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया जाएगा, जो कि 20% होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी का। फिर वही बात होगी कि एसेट कितने टाइम के लिए यूज हुई, अगर 180 डेज से कम है तो 50% आपको उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। प्रोविजंस टू सेक्शन 32(1) में दिए गए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी अदर देन क्राफ्ट, और इन पे भी 35% जो होगा। जैसे आपने पहले जो लगाया उन पे क्या था, 20% में आ रहे थे, और ये जो है आपके जो है 35% में आएंगे। इनकी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है जो कि आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी उसमें, अदर देन शिप्स और एयरक्राफ्ट और ये नई प्लांट मशीनरी पर ये दिया जाएगा। और इसके बाद में वापस से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 32AC इज अवेलेबल फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स ₹25 अपॉन से लेकर के 100 करोड़ तक, एज द केस में भी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो वहाँ पे भी 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, है ना, वो अलाउड होगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस अगर आप देते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट और मशीनरी, है ना, तो सेटअप अगर आपने बैकवर्ड एरिया में किया है, जैसे आंध्रा, बिहार और जो तेलंगाना और वेस्ट बंगाल है, तो इनमें आपने अगर उनको लगाया है इंडस्ट्री को, तो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसका आपको 15% की जो एक्चुअल कॉस्ट का नए प्लांट और मशीनरी की जो है आपको रिबेट जो है इसमें दी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे रहेगा 32AC। 33AB अगर आपने जो टी, कॉफ़ी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट, इनके लिए कोई रबर डेवलपमेंट अकाउंट खोला है तो एसएससी इसमें एंगेज्ड है अगर, तो उसमें जो है उसको डिडक्शन इसमें मिलेगा। अकाउंट आपका डिपॉजिट होना चाहिए इन द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में अगर आप अकाउंट खोलते हैं, और इन डिपॉजिट अकाउंट ऑफ टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड अकाउंट में या रबर बोर्ड अकाउंट में खोलते हैं तो आपको इसकी जो है रिबेट मिलेगी, डेवलपमेंट छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा। 40% ऑफ द प्रॉफिट्स for from such business before making any deduction under section 33AB and before adjusting any brought forward losses, है ना। तो इन पे जो है 40% ऑफ प्रॉफिट्स की भी आपको रिबेट जो है मिल सकती है। काफ़ी अच्छी रिबेट होती है क्योंकि इनको कंपनी जो है गवर्नमेंट इनको प्रोत्साहन देना चाहती है।
इसलिए रिबेट्स दी जाती है। आईटी एक्ट इनको प्रोत्साहन देता है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन स्पेशल अकाउंट विथ एसबीआई और साइट रेस्टोरेशन अकाउंट बाय एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो भी आपको उसका अकाउंट एसबीआई में खोलने पर या साइट रेस्टोरेशन अकाउंट इसका खुलता है, वो खुलवाने पर आपको इसमें रिबेट मिलेगी 20% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम सच बिजनेस। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आप 33 ABA में लेते हैं। धन्यवाद।